हेलो बच्चों, मैं साधना वर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सेसा क्लासेस में। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं और उनसे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, when did the Constitution of India come into force? तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमारा जो संविधान था उसको लागू कब किया गया। इसका पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 एंड ऑप्शन डी है 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, 26 जनवरी 1950। यानी कि हमारा जो संविधान था उसको 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको एडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 में ही कर लिया गया था, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। आपको क्या याद रखना है कि जो हमारा संविधान अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि एडॉप्ट कब किया गया तो उसको आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है कि इसको लागू कब किया गया, यानी कि ये फोर्स में कब लाया गया, तो इसका आंसर होगा आपको 26 जनवरी 1950। एंड हम 26 जनवरी ही डेट क्यों चूज किए, तो इसलिए चूज किया गया इसको क्योंकि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, जिसकी वजह से हमने 26 जनवरी ही डेट चूज किया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देख लेते हैं। तो अगर पूछता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया तो आपको आंसर टिक करना है 26 नवंबर 1949। और इसको इन्फोर्स कब किया गया, तो इसको इन्फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950। एंड हम कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका सही आंसर है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये तो आपको पता होगा कि हम रिपब्लिक डे कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। Who is known as father of Indian Constitution? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी है राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको जानते हैं, बी आर अम्बेडकर को। ओके बेटा, अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया था। और इनको हम फादर या चीफ आर्किटेक्ट के नाम से जानते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन कौन था, तो उसका सही जवाब होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था, तो बी एन राव जी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो पूछ रहा है कि आर्टिकल 21 जो है हमारे संविधान का वो उसमें क्या मेंशन है। पहला ऑप्शन है राइट टू इक्वालिटी, सेकंड ऑप्शन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबर्टी,
थर्ड ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन एंड ऑप्शन डी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसका सही आंसर होगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ऑप्शन यानी कि ऑप्शन बी। तो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। हमें किस किस चीज की राइट्स हैं आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। तो राइट टू लिव विद डिग्निटी, हमें डिग्निटी के साथ रहने की आजादी है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग। राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है, राइट टू लीगल एड, राइट टू स्पीडी ट्रायल है एंड राइट टू एजुकेशन है, जो कि आर्टिकल 21A में मेंशन है। और आर्टिकल 21A 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? आर्टिकल 21A। तो ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के दौरान इसको ऐड किया गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो आर्टिकल 14 हमें बताता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 19 में 6 फ्रीडम्स के बारे में बताया हुआ है, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, टू लिव एनीवेयर एंड फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कई सारे दिए हुए हैं। इनके बारे में हम डिटेल में आगे के क्वेश्चंस में देखेंगे। एंड आर्टिकल 21 में दिया है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। एंड आर्टिकल 21A में दिया है राइट टू एजुकेशन के बारे में। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इसमें पूछा है विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। इंडिया में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है भारत रत्न, ऑप्शन सी है पद्म विभूषण एंड ऑप्शन डी है अशोक चक्र। कौन सा ऑप्शन इसका सही है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया का? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत रत्न। तो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है? भारत रत्न। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारत रत्न इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंस्टीट्यूटेड इन 1954। तो भारत रत्न जो है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 1954 में बना। एंड इट इज अवॉर्डेड फॉर exceptional service or performance of the highest order in the field of human individual, including art, literature, science, public service and sport। ऐसे पर्सन जो कुछ एक्स्ट्रा एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस से रिलेटेड कुछ हो गया, स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, तो उनको भारत रत्न दिया जाता है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं भारत रत्न से रिलेटेड। तो पहला फैक्ट है कि इसको कब अडॉप्ट किया गया कि ये हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होगा भारत रत्न। इसको 1954 में लाया गया। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है इंडिया का? तो ये भारत रत्न है। एंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो कि मिलिट्री के को दिया जाता है, तो ये है परमवीर चक्र। अशोक चक्र is India's highest peacetime gallantry award, not a civilian honor। जो अशोक चक्र है वो एक पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ना कि ये सिविलियन अवार्ड है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है? विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हाँ बेटा, इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। देखते हैं इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है। ऑप्शन ए है लायन, ऑप्शन बी है बंगाल टाइगर, ऑप्शन सी है एलिफेंट एंड ऑप्शन डी है लेपर्ड।
इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, बंगाल टाइगर। तो इंडिया का नेशनल एनिमल है बंगाल टाइगर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो रॉयल बंगाल टाइगर, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस। ये नेशनल एनिमल है इंडिया का, जिसने लॉयन को रिप्लेस किया 1973 में। और उसी साल 1973 में ही प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें बताया जा रहा है कि इस 1973 से पहले जो इंडिया का नेशनल एनिमल था वो लॉयन था, और 1973 में ही रॉयल बंगाल टाइगर जो है उसको नेशनल एनिमल के रूप में अडॉप्ट कर लिया गया। और उसी साल प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया इन स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिए हैं, ये भी देख लेते हैं। नेशनल एनिमल, तो ये बंगाल टाइगर है। नेशनल बर्ड क्या है इंडिया की, तो ये है इंडियन पीकॉक। एंड एक्वाटिक एनिमल यानी कि जो जल में रहते हैं उनमें से कौन सा हमारा नेशनल एनिमल है, तो ये है गंगास रिवर डॉल्फिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है, तो ये है इंडियन एलिफेंट। देखते हैं क्वेश्चन 6। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल पूछा है, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल तो आपको पता ही होगा। इसकी कैपिटल है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लखनऊ इज द कैपिटल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। जो हमारा उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल लखनऊ है, और ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर भी है लखनऊ। इट इज नोन एज द सिटी ऑफ नवाब। लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, यानी कि सिटी ऑफ नवाब। एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, तो ये लखनऊ है। इसकी जुडिशियल कैपिटल क्या है, ये एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश की जो जुडिशियल कैपिटल है वो प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट है। एंड लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन तो है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में टोटल कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं, 72, 73, 75 या 76। तो उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। कितनी डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, 75। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एज ऑफ 2026 उत्तर प्रदेश हैज 75 districts, making it one of the state with the highest number of the district in India. 2026 में उत्तर प्रदेश में जो है वो 75 डिस्ट्रिक्ट हो गई, और इसी के साथ जो उत्तर प्रदेश है वो इंडिया का सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट बन गया। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। तो कुल टोटल डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो 75 हैं, और कितने डिविजन्स में हैं, 18। पॉपुलेशन के बेसिस पे देखें उत्तर प्रदेश जो है वो इंडिया का पहला राज्य है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ताजमहल किस नदी की बैंक पर स्थित है, ये इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती, एंड ऑप्शन डी है चंबल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यमुना रिवर। यानी कि ताजमहल जो है वो यमुना रिवर की बैंक पर स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ताजमहल जो है वो
आगरा में लोकेटेड है। ये तो सबको ही पता होगा कि ताजमहल हमारा आगरा में ही स्थित है और इसको मुगल एम्परर शाहजहां जी ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। और ताजमहल यमुना रिवर की राइट बैंक पर सिचुएटेड है। जो ताजमहल है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल की गई है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हुए हैं कि ताजमहल को बनवाया किसने, तो इसको शाहजहां जी ने बनवाया था। एंड कंप्लीट कब हुआ, ये अराउंड 1653 में ताजमहल बन गया था। कहाँ स्थित है, तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये उत्तर प्रदेश में आगरा नामक स्थान पर स्थित है। और ये यमुना रिवर की बैंक पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम जनगण मन। इंडिया का जो हमारा नेशनल एंथम जनगण मन है उसको किसने लिखा था। ऑप्शन ए है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू एंड ऑप्शन डी है सुब्रमण्यम भारती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारा जो नेशनल एंथम था उसको रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इनसे रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने जनगण मन को कंपोज किया था, जिसको इंडियन नेशनल एंथम के रूप में 26 जनवरी 1950 में अडॉप्ट किया गया। कब अडॉप्ट किया गया नेशनल एंथम को, 26 जनवरी 1950 को। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। कुछ एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट उनको भी देख लेते हैं। तो नेशनल एंथम हमारा क्या है, जनगण मन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था। एंथम जो है हमारा नेशनल एंथम, उसका जो फुल वर्जन है वो अप्रोक्सीमेटली 52 सेकेंड है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन द प्रेम्बल एज अ। ऑप्शन ए है फेडरल रिपब्लिक, ऑप्शन बी है सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ऑप्शन सी है पार्लियामेंट्री रिपब्लिक, ऑप्शन डी है कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। इंडिया जो है वो प्रेम्बल में डिस्क्राइब है सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक के रूप में। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो जो प्रेम्बल था उसको डिक्लेयर किया गया इंडिया में सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और जो वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर है उसको ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा, इमरजेंसी के दौरान। तो क्या बता रहा है इसमें, जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है उसको बाद में ऐड किया गया। कैसे ऐड किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया। इनकी मीनिंग्स क्या है वो देख लेते हैं। ये जो टर्म है सोवर्जिन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो सोवर्जिन क्या है, इंडिया इज इंडिपेंडेंट इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर। तो हमारा जो भारत है वो पूरी तरह से स्वतंत्र है इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स से। सोवर्जिन का मतलब ये होता है। और सोशलिस्ट क्या है, कमिटमेंट टू सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। सोशलिस्ट में सामाजिक होता है, मीन्स कि जो सोशल या इकोनॉमिक जस्टिस है वो सबको समान तरीके से मिलेगा, चाहे वो प्रेसिडेंट हो या एक ऑर्डिनरी यानी आम नागरिक हो, सबको एक समान जस्टिस दिया जाएगा। सेकुलर मीन्स इक्वल रिस्पेक्ट फॉर आवर रिलीजन। सेकुलर का मतलब होता है कि सभी रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट, समान अधिकार सम्मान दिया जाएगा। किसी को
के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा जाति को लेके उनके। ये सेकुलर का मीनिंग होता है। क्या है? डेमोक्रेटिक, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो हमारी सरकारें हैं उनको लोग इलेक्ट करेंगे, वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड नॉट हेरिडेटरी। रिपब्लिक का मतलब है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं यानी कि हेड ऑफ द स्टेट हैं वो भी इलेक्टेड हैं, ये हेरिडेटरी नहीं है। भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है बट वो इलेक्ट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रेसिडेंट है तो उनका बेटा आगे प्रेसिडेंट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में। एग्जाम से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं। तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसको 1950 में लागू किया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया प्रेम्बल में, ये दिया हुआ है। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे ही सीरीज के लिए आप हमारे चैनल सेसा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में कुछ अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू।